हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित करने को आधारशिला रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया? आंसर होगा उज्जैन। तो मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मोहन यादव, तो उन्होंने ही उज्जैन में इस घड़ी की आधारशिला रखी है। बड़ी सी घड़ी बनाई जा रही है, वैदिक घड़ी। और इसका निर्माण कहाँ पर होने जा रहा है? तो जीवाजी वेधशाला यानी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, जो कि 300 साल पुरानी है, वहाँ पर। जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह ने 1719 में जीवाजी ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो राज्य सरकार ने वहीं पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित करने की पूरी परियोजना को बना लिया है और उस पर काम शुरू हो चुका है। फाउंडेशन स्टोन रख दिया जा चुका है और इस परियोजना के लिए 1,62,00,000 रुपए आवंटित किए गए। उद्देश्य ये है कि वैदिक समय के जो कैलकुलेशन थे उससे लोगों को परिचय कराया जाए। देश और दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में सूर्योदय सूर्यास्त उसके बदलाव को भी सिंक्रोनाइज वहाँ पर किया जाएगा, ऐसी पूरी परियोजना है। तो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि वैदिक घड़ी के रीडिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा और एप्लीकेशन का उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, इन सब जगहों पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। राजधानी क्या है? भोपाल। गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, नेचर कम्युनिकेशन एक रिसर्च जर्नल है, तो उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ग्लोबल मोर्टेलिटी ऑफ स्नेक बाइट। तो इसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष सांप काटने या कहें सांप के डसने से कितने लोगों की मौत होती है? सीधा साधा क्वेश्चन ये है कि भारत में हर साल कितने लोगों की मौत होती है सांप के काटने या डसने से? आंसर होगा बहुत भयानक है, 64,000 से अधिक। 64,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है हर साल इस वजह से। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे आपको। तो ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया में प्रतिवर्ष सांप के डसने या काटने से जो मौतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा किस देश में होती है? आंसर होगा इंडिया। सबसे ज़्यादा मौतें इंडिया में होती हैं सांप के डसने से, काटने से। रिसर्च का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लोबल मोर्टेलिटी ऑफ स्नेक बाइट एवेनमिंग बिटवीन 1990 एंड 2019। ओके, तो इसी रिपोर्ट को जारी किया गया अभी हाल ही में। जर्नल है, रिसर्च जर्नल है नेचर कम्युनिकेशन, उसी में। और इसमें 21 देशों के जो रिसर्चर्स हैं उसने ये डेटा तैयार किया है और इसके अनुसार दुनिया में सांप के काटने से मौतें कितनी होती हैं? 78,600 मौतें होती हैं और इसमें से 64,100 मौतें भारत में हो रही हैं। और रिसर्च में ये कहा गया है कि वर्ष 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों और चोटों की संख्या आधा करने का जो वैश्विक लक्ष्य है उसको पूरा होने की संभावना वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में 16,100 मौतें, मध्य प्रदेश में लगभग 5,790 मौतें, राजस्थान में लगभग 5,230 मौतें। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि स्नेक बाइट से जो मौतें होती है दुनिया भर में उसका 80% इंडिया में हो रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि 50% के आसपास इंडिया में हो रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद ये हो गया है कि 80%। और इससे निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति भी नहीं है। राज्य अपने अपने स्तर पर एंटी वेनम जो सीरम है वो मुहैया करवाती है राज्य सरकार अलग अलग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, लेकिन उसकी भी बहुत कमी है। ओके, तो ऐसे में सरकार को इसको लेकर एक व्यापक नीति बनानी चाहिए, ऐसा इस रिसर्च जर्नल में सुझाव दिया गया है। ठीक है, जागरूकता भी होनी चाहिए लोगों के बीच में, और क्योंकि ये मामला धार्मिक भी मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। मनुष्य और सांपों का रिश्ता धार्मिक रूप से कनेक्टेड है, तो ऐसे में सर्पदंश से होने वाली जो मौतें हैं उसको कम करने के लिए भारत के जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने नवंबर 2022 में लखपति दीदी योजना लॉन्च की है? आंसर होगा उत्तराखंड।
तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो उन्होंने ही अभी हाल ही में नवंबर में ये हाथी बड़ कला देहरादून में, तो वहाँ लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया और इस पहल के तहत उन्होंने लखपति दीदी योजना को भी लॉन्च किया। क्या है ये योजना, लखपति दीदी योजना? इसके तहत वर्ष 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए महिलाओं को लोन, टेक्निकल फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, मतलब उद्यमी बनाने का काम किया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। लखपति दीदी योजना याद रखना आप, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, वहाँ के गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री तो मैंने बताया ही, पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्ष 2023 में किस जगह आयोजित होगा? आंसर होगा इंदौर, यानी मध्य प्रदेश में। कब से कब तक? 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में, यानी इंदौर में। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की? डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो ये है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे 8 जनवरी को और 10 जनवरी को समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। ओके, आयोजन कौन कौन मिलकर कर रहा है? तो विदेश मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की साझेदारी में ये आयोजन हो रहा है। और आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस होता है कब? 9 जनवरी को। और अगर हम बात करेंगे युवा प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है, तो 8 जनवरी को। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी और प्रवासी भारतीय दिवस वो होता है 9 जनवरी को। ठीक है, पिछली बार ये 2021 में वर्चुअली आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली से। 2 साल पर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का पूरा है और नवंबर फर्स्ट वीक का भी पीडीएफ अवेलेबल हो गया है। तो तमाम करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और कई तरह के करंट अफेयर्स पीडीएफ है। जैसे एक है वन लाइनर, ताकि फटाफट तैयारी कर सकें अगर आपकी एग्जामिनेशन जल्द ही आने वाला है तो। एक है एमसीक्यू, ताकि अगर थोड़ा सा टाइम है तो। और अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एमसीक्यू विद डिटेल नोट्स, जैसे मैं बताता हूँ वो सब कुछ। तो कई तरीके के ये पीडीएफ अवेलेबल हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए और ये आप ले सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, मात्र 150 रुपये में आप ले सकते हैं और इसके थ्रू आपको मिलता है, मेंबरशिप के थ्रू पीडीएफ तो मिलता ही है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपकी एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, आ भी रहा है बहुत लोगों के। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आंसर होगा गुयाना। उसके राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वो भारतीय मूल के हैं। एक बार गुयाना ले चलते हैं आपको। तो ये रहा प्यारा भारत। और गुयाना कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये है गुयाना। ओके, छोटा सा देश है। तो उसी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। उनका जुड़ाव रहा है इंडिया से, उनके जो पूर्वज थे उनका। तो वो चीफ गेस्ट होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के। ओके, इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, ये सवाल होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, युवा वाला मनाया जाता है 8 जनवरी को और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 1915 में, यानी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस अवसर को सम्मान देने और जश्न मनाने के लिए वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस शुरू करने की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डीआरडीओ उसने जहाज़ों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सोनार सिस्टम की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन करने के लिए किस फैसिलिटी को लॉन्च किया है? आंसर होगा स्पेस। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कोच्चि में इसे स्थापित किया गया है और डीआरडीओ ने अभी हाल ही में नवंबर में नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी जो कोच्चि में है, तो वहीं पर इस मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है।
और इसमें यही होगा कि जहाज़, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर सहित तमाम जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाएगा सोनार सिस्टम की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, सोनार सिस्टम मतलब को समुद्र में जो वहाँ जो समुद्र में जो भी आवागमन होता है तो सोनार सिस्टम से ही हम नीचे की चीज़ों को जान पाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। डीआरडीओ ने इसे शुरू किया है। मुख्यालय का डीआरडीओ का न्यू दिल्ली। अभी कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 की लिस्ट में किस कंपनी ने टॉप किया? आंसर होगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है और इस लिस्ट में बनने के लिए कंपनी को इमेज, उसकी कैसी स्थिति है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसा है, टैलेंट डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब को देखकर रेटिंग पॉइंट्स दिए गए और 57 कंट्रीज़ के अलग अलग जो मल्टीनेशनल कंपनी है उन सब के कर्मचारियों से भी बात की गई है और लिस्ट में 800 कंपनियों को शामिल किया गया, 800 कंपनियों को शामिल किया गया है और ये फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2022 लिस्ट बनाया गया है और उसमें भारत की कंपनी भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उसमें भारत में कंपनी को पहला स्थान मिला है। हालांकि दुनिया के लेवल पर इन जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसका स्थान है 20वां स्थान है दुनिया में बेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर और इंडिया में नंबर 1 हुआ। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और अमेजन की बात करेंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन विक्रेता कंपनी है, वो 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है और फोर्ब्स के अनुसार टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस के अलावा कोई भी कंपनी नहीं है, बाकी सब जो कंपनियां हैं वो 100 के बाद हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी कौन कौन सी है लिस्ट में, तो नंबर 1 है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड पे है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पे है IBM, फोर्थ पे अल्फाबेट है, फिफ्थ पे है एप्पल और 20 स्थान रखता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और अगर हम बात करेंगे कि इंडिया में जो बेस्ट कंपनी है वो कौन सी, बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी मतलब बेस्ट एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देने वाली जो बढ़िया कंपनी कौन है, तो इंडिया की बात करेंगे तो नंबर 1 पे तो रिलायंस इंडस्ट्री है जिसका ग्लोबल स्थान है 20। उसका स्थान आता है HDFC बैंक का, उसकी रैंक है दुनिया में 137। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी दी है? क्या नाम चेंज किया गया है? आंसर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा एयरपोर्ट। ठीक है, क्या नाम है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये नाम ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन 2 तरीके से भी हो सकता है कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है जिसका अब नया नाम रखा गया है, मतलब ये कर दिया गया है, पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था नाम, तो ध्यान रखना है ईटानगर में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में ये नाम का बदलाव किया है। डोनी पोलो का क्या मतलब हुआ? सूर्य को डोनी और चंद्रमा को पोलो, ये कहा जाता है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उन सबको दर्शाने के लिए ये नाम रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। बताया मैंने। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू और गवर्नर BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तबके को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है? आंसर होगा 10%। तो सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक जो पीठ थी, संविधान पीठ, उसने 7 नवंबर को ये फैसला सुनाया और ये कहा कि 10% जो आरक्षण है वो सही दिया गया है। ठीक है, 5 जजों की ये बेंच थी, संविधान पीठ थी और उसने कहा कि ये जो बहुमत से ये कहा कि EWS आरक्षण वो संविधान का जो ढांचा है, मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन नहीं है। मतलब ये हुआ कि आरक्षण ये जारी रहेगा। और ख़ास बात है कि 3 जजों ने पक्ष में फैसला सुनाया और 2 जजों ने विपक्ष में फैसला सुनाया। ओके, कौन कौन से? जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे UU ललित और एक और जज S रविंद्र भट्ट, उन्होंने असहमति जताई थी
लेकिन और 2-3 जज थे और भी, जैसे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पादरीवाला, दोनों ने आरक्षण के समर्थन में ये फैसला सुनाया। ठीक है, तो तीनों न्यायाधीशों ने, जिन लोगों ने फैसला में कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये बरकरार रहे और सही है, चूँकि बहुमत से फैसला हुआ तो इसलिए मान लिया गया कि उनका फैसला वो है। ठीक है, तो 103वां ये संविधान संशोधन था जिसके तहत EWS को आरक्षण दिया गया था 10% का। तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण है वो सही है, ऐसा कहा गया। ओके, तो ये आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, उनको सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10% का आरक्षण देता है। हालांकि ये SC, ST और OBC को इस दायरे से अलग रखता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी बात सामने आई कि आरक्षण की जो 50% सीमा है वो अटल नहीं है, मतलब कि इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले से तकरीबन अलग अलग राज्यों में अगर कहेंगे तो 48% के आसपास टोटल आरक्षण था, कहीं इससे ज़्यादा है, कहीं इससे कम है, और ये 10%, यानी ये 50% से ज़्यादा हो गया है आरक्षण। तो जजों का ये कहना था कि बहुमत से कि ये अटल नहीं है, 50% ही रहे, ऐसा नहीं है, तो इससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। और इसी के साथ चर्चा कर लें, अभी चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के? DY चंद्रचूड़। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेंबरशिप देखना ज़रूर, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कैसे मेंबरशिप लेना है ये सब भी बताया गया है एक वीडियो के थ्रू। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना इस वीडियो का। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। कुछ नहीं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका हेडिंग है, उस पर क्लिक कीजिए और वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।